पिछले पार्ट में ये हुआ था कि यासिर ने साहिर साहिर घाट के सामने एक्सेप्ट किया था कि वो सलीना से मोहब्बत नहीं करता बल्कि इश्क करता है। और अब जब सलीना ने उससे पूछा, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि असल में यासिर उससे मोहब्बत करता ही नहीं करता, लेकिन उसने उसका दिल तोड़ दिया और बोला कि नहीं, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। तो अब देखना ये है कि क्या यासिर उसका टूटा हुआ दिल जोड़ेगा और उससे इंकशाफ करेगा या उसको ऐसे ही रहने देगा। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। कार्pe diem बाय राबिया खान की एक नए एपिसोड के साथ आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ। स्टार्ट करते हैं। ऐसा मत क्या करो, बहुत हर्ट होती होंगी। माँ है वो तुम्हारे लिए कभी बुरा नहीं चाहेंगी, और भला मेरे लिए तल्ख कलामी करने की क्या ज़रूरत है, जबकि तुम मुझे पसंद भी नहीं करते हो। तसल्ली देते देते आखिर में कदर खुफगी से कहा तो वो चेहरा झुकाए मुस्कुराया। अगर तुम मुझे पसंद करते हो और फिर मेरे लिए स्टैंड लेते तो वाह वाह, क्या बात होती, मज़ा आ जाता। लेकिन उसका तो मूड ही ख़राब हो गया था। इंसान होने के नाते भी स्टैंड ले सकता हूँ मैं तुम्हारे लिए। ओ प्लीज़, उसने हाथ जोड़कर माथे पर लगाए थे। तुम्हारे इस ह्यूमनिज़्म की वजह से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ, ऐसी जगह पर जहाँ मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। इनफैक्ट करीब करीब उकताती हो मुझसे मेरी बातों से। कितनी समझदार हो यार तुम, कैसे पता चला तुम्हें कि मैं तुमसे उकता रहा हूँ? हैरत से आंखें फैलाकर कहा था। सलीना सुन हुई उसे बेयकीनी से देखती रही। बदतमीज़, मैंने महज इसलिए कहा था ताकि तुम कहो कि नहीं सलीना, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन तुम, उसने उसका सर फाड़ने के लिए आसपास कुछ तलाश किया, लेकिन कुछ भी ना मिला। यासिर अब एहतियात से उसके पास से उठ खड़ा हुआ था। छत पर एक जानिब बहुत से पौधे रखे थे और उसके दरमियान ही एक लंबा सा पाइप गिरा था। उसकी आंखें चमकी, वो उठी और फिर आगे बढ़कर नल का तलाश किया। यासिर उसे पीछे से तंबीहा कर रहा था, लेकिन वो नहीं सुन रही थी। उसने टोंटी चला दी थी और पानी किसी फव्वारे की माने पूरे प्रेशर से बाहर निकला था। अब वो पाइप लिए यासिर के पीछे थी और अब मुश्किल खुद को बिगने से बचाता हुआ दूसरी जानिब भाग रहा था। वो हंस रही थी। उसने पाइप का रुख यासिर की जानिब किया और वो अगले ही लम्हे हाथ में भीग गया। भागने की बारी उसकी थी, क्योंकि अब पाइप यासिर के हाथ में था। वो उसके पीछे था और वो उससे मना कर रही थी। बाल, लिबास, छत, पौधे, सब कुछ पानी में नहा गया था। वो अब एक दूसरे पर पानी फेंक रहे थे, हंस रहे थे, लड़ रहे थे। अगले ही पल यासिर ने पाइप का रुख ऊपर की जानिब किया तो पानी किसी बौछार की मानित हर जानिब बरसने लगा। अगर हम यहाँ किसी ने देख लिया तो हम क्या करेंगे, उसने पूछा था। लेकिन यासिर को अगले ही लम्हे पाइप छोड़ना पड़ा। छत का दरवाजा खोलकर सिक्योरिटी गार्ड टॉर्च लिए अंदर दाखिल हो रहा था। तो हम ये करेंगे, उसने उसे कलाई से थामा और फिर तेजी से दूसरे दरवाजे की जानिब बढ़ा। गार्ड अब उन्हें रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन वो रुकने के लिए तो नहीं भागे थे ना। वो अब हंसते हुए तेजी से जीने उतर रहे थे। जीना पार करके के बाद वो दोनों सलीना की कार की जानिब बढ़ आए थे। वो अब तक हंस रही थी, लेकिन वो महज मुस्कुराकर ड्राइव कर रहा था। घर आ गया था, लेकिन फिर इन दोनों को किसी चीज़ का एहसास हुआ, अपने भीगे होने का। बाहर बारिश हो रही है क्या? सलमान ने उसे सर से लेकर पैर तक देखते हुए कहा था। एजेंसी की छत पर हो रही थी। उसकी जुबान फिसला तो अरमान की हंसी उभरी। व्हाट? दूसरी जानिब हनीफा फिक्रमंदी से छींकती हुई सरीना को देख रहे थे। तुम कहाँ से आ रही हो? बाहर बारिश हो रही है क्या? नहीं बाबा। तो फिर? वो मैं पानी में गिर गई थी, कहते के साथ ही उसने जुबान दांतों तले दबाई थी। क्या मतलब पानी मुझ पर गिर गया था? इतना पानी आया कहाँ से? पाइप से, कहते ही फिर छींकी थी हनीफा फिक्रमंदी से। उसके जानिब टिश्यू बढ़ा रहे थे। एजेंसी की छत पर उनके पूछने पर वो छींका था। मैंने तुम्हें मना किया था ना बाहर निकलने से। देखो अब जुकाम हो गया तुम्हें। वो कदर फिक्रमंदी से उसके सुर्खनाक देख रहे थे। और फिर उस रात दोनों घर में वो दोनों वक्फे वक्फे से छींकते रहे थे। वो अरमान के कमरे में चला आया था, साथ ही छींका भी। तो मैं पीछे से अरमान का खेंका बुलंद हुआ। उसने एक तेज नज़र उस पर डाली थी, फिर सर झटक कर चेहरा वापस फेरा। एजेंसी की छत पर बारिश। उफ, वो हंसते हंसते दोहरा होने लगा था। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि सलीना अपने घर क्या कहा होगा, और यहाँ भी वो भी ठहरा था, क्योंकि वो वाकई जानना चाहता था कि सलीना ने अपने घर क्या कहा था। इतना सारा पानी एक साथ मुझ पर कैसे गिर सकता है? यासिर अपने मोबाइल पर सलीना का पैगाम देखकर उससे बेहतर हंसी आई थी। यकीनन उसे हनीफा को जवाब देने के लिए किसी मजबूत जवाब की ज़रूरत थी। पाइप से उसने लिखा और फिर लिबास तब्दील करने के लिए जूँ ही उठा फ़ोन पैगाम की टोन से बज उठा। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी यासिर। वो मोबाइल साइड टेबल पर रखकर हंस दिया था। इतना सारा पानी एक साथ किसी इंसान पर कैसे गिर सकता है अरमान? उसने अलमारी से लिबास निकालते हुए पूछा था। एजेंसी की छत पर होती एक लौती बारिश एजेंसी की छत पर होती एक लौती बारिश से, और कैसे भला? और कहते ही वो दोनों हंस पड़े थे। अगले दिनों में यासिर का जख्म काफ़ी हद तक भर गया था। सरदार भी अपने घर जा चुके थे और वो भी अपने अपार्टमेंट चला आया था। अरमान अपनी जॉब पर जा रहा था और सायरा अपने काम पर। सलीना भी शूट पर वापस चली आई थी। सुल्ताना और उसके दरमियान एक अनदेखा सा खिंचाव था। वो यकीनन उसे पसंद नहीं करती थी। उसने गहरा सांस लिया और फिर सुल्ताना के ऑफिस का दरवाज़ा पार कर जो गलतफहमी हो गई थी वो उसे ख़त्म करना चाहती थी। सुल्ताना के सामने वो गर्दन उठाए खड़ी थी।
उसने उसे बैठने के लिए नहीं कहा था, ना ही उसने बैठने को दुरुस्त समझा था। आप बेफिक्र हो जाए मैडम, यासिर मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। हम दोनों में सिर्फ एक वर्क रिलेशन है जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। एक वक्त बाद वो अपने रास्ते होगा और मैं अपने रास्ते। मुझे भी एक वक्त तक लगता रहा था शायद मेरी मौजूदगी यासिर के करियर के लिए बाइस तकलीफ होगी, लेकिन वो लम्हे भर को ठहरी थी। सामने बरजमान दुबली पतली सी सुल्ताना ने उसे उन्हीं सुपाट आंखों से देखा था, नेवी ब्लू लिबास में मजबूत प्रोफेशनल से तासुरात चेहरे पर सजाए। मैं गलत थी मैडम, यासिर बाकी सबकी तरह कमज़ोर है, आपका इंसान नहीं है, ना ही कमज़ोर अकायद का बंदा है। वह हर लिहाज से बहुत मजबूत है, उससे मेरी ख़राब शहरत कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकती, क्योंकि वो अपने लिए गए फैसलों के नताइज फेस करने का आदी है। वो बाहर मौजूद हर उस रिपोर्टर को जवाब देना जानता है, जो उसकी साख पर कोई भी उंगली उठाएगा उसे कुछ भी नहीं कर सकता। वो कमज़ोर नहीं है, उसने कहकर खुश खल्क से बहुत सा थूक निकला था। सुल्ताना पर उसकी बातों का जैसे कोई असर नहीं हुआ था। क्या उसने तुमसे खुद कहा है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? उसके चेहरे पर इत्तेज़ाया मुस्कुराहट थी। सरीना के चेहरे पर ना समझी से उभरी। जी मैडम, उसने मुझे खुद बताया कि वो मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता, और तुमने उस पर यकीन कर लिया? उसके आईब्रू अचंभे से ऊपर को उठे थे। जी मैडम, वो किसी और लड़की को पसंद करता है। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो सलीना, या तुम खुद ही इतनी बेवकूफ़ हो? उसने ठहरकर वाक़ियतन जानने के लिए सवाल किया था। वो उसके सवाल पर जुज़बुज़ हुई थी। उसने वाज़ेह अल्फ़ाज़ में मुझसे कहा है कि वो किसी लड़की को पसंद करता है और मुझे पसंद नहीं करता। मैं उसकी माँ हूँ सलीना, उसकी आँखें बिल्कुल मेरे जैसी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसकी आँखों में मौजूद जज़्बे की गलत वज़ाहत कर सकती हूँ? और उसके पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो एकदम बहुत उलझ सी गई थी। मैडम, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रही हूँ, आप क्या कहना चाहती हैं? मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहती, बस इतना कहना है कि मेरी फ़र्म में काम मुकम्मल करो और आइंदा यहाँ का कभी रुख नहीं करना। मुझे दोबारा तुम्हारी शक्ल दिखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसने कड़वे तासुरात छुपाने की ज़रा सी भी ज़हमत नहीं की थी। उसने गहरा सांस लिया था। वो उसकी नफ़रत को समझती थी। हर नफ़रत की बैक स्टोरी हुआ करती है। इस नफ़रत की भी थी। वो आपके साथ ऐसा रवैया रखने पर शर्मिंदा था मैडम। वो आपसे महज इसलिए ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता क्योंकि उसे लगता है वो आपको तकलीफ़ पहुँचा देगा। वो आपको हर तकलीफ़ से बचाना चाहता है, इसीलिए वो आपसे दूर रहता है। सुल्ताना के फ़ाई की वरकरदानी करते हाथ लम्हे भर को साकित हुए थे। गले में गिल्टी सी उभरी, आंखों में चुभन हुई। उसने जब से चेहरा उठाकर सरीना को देखा था। वो इसी बेरिया सादा सा अंदाज में कहती जा रही थी, वो आपको माफ़ कर चुका है, वो आपको बहुत पहले माफ़ कर चुका था। और वो जो कुछ बहुत तल्ख सा कहने लगी थी, एकदम साकित हुई। दुनिया ठहर गई, वक्त ठहर गया, फिर ज़िंदगी ठहर गई। उसकी समाज जैसे मुअत्तजब हुई थी। आंखों में तकलीफ़ के बायस गुलाबी सी नमी उतरने लगी। मैं आपको आज यही बताने आई थी कि मेरी वजह से अपने बेटे की तरफ से दिल नहीं ख़राब करें। वो आपको माफ़ कर चुका है, वो बस हर्ट है, वो जल्दी ही आपको कबूल भी कर लेगा। तुम इतने वसूख से ये सब कह सकती हो? वो मेरे पास पिछले 30 सालों में से नहीं आया, वो मेरे पास अब कैसे आएगा? उसे अपनी और सलीना के दरमियान मौजूद हर चुपकलिश भूल गई थी। उसे महज ये याद था कि यासिर उसका बेटा था और वो उसे माफ़ कर चुका था। उसका सारा वजूद कान बन गया था। मैं बहुत बेवकूफ़ ज़रूर हो सकती हूँ मैडम, लेकिन मैं इतना जानती हूँ रिश्ते तोड़ने वालों के चेहरे कैसे होते हैं। यासिर का चेहरा ऐसा नहीं है। वो रिश्ते तोड़ने वाला चेहरा नहीं है जिसे आप उसकी सर्द मेहरी समझ रही हैं। वो उसकी अजियत है जो उसने बहुत सालों तक काटी है। उसका चेहरा एक कतर रहम शख्स का चेहरा कभी नहीं था। वो उसके ऑफिस से निकल आई थी, उसने जो भी कहना था वो कह दिया था। शूट मुकम्मल होने पर वो एजेंसी चली आई थी। उसने कदम नज़र के ऑफिस के जाने बढ़ाए थे, लेकिन अंदर का मंजर देखकर वो भौंच की रह गई थी। नज़र अपना जबड़ा बामुश्किल सीधा कर रहा था और नाक से बहता खून टिश्यू से साफ कर रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ी थी। भाई ये क्या हुआ है? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? उसी पर यूविल दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में बर्फ़ था जो वो नज़र के जख्मों के लिए लाया था। उसने मुतहविश होकर नज़र की जानिब चेहरा फेरा था। किसने किया है ये सब? साहिर ने। वॉट? वो तकरीबन चिल्लाई थी। वो आया और बिना किसी वजह के 2-3 घूंसे मारकर चला गया, कहकर गया है कि तुम ये डिजर्व करते हो। नज़र के मना करने के बावजूद भी यूविल ने मौसम की खबर की तरह सब कुछ उगल दिया था। उसने तैश से ही अगले ही पल रुख फेरा और फिर दरवाज़ा खोल के बाहर की जाने बढ़ गया। उसका रुख नीचे फ्लोर की जानिब था। चेहरा गुस्से से दहक रहा था और सांस चढ़ गया था। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और बाहर निकल आई। हील की टिक टिक पर बहुत से गार्ड्स ने सर उठाकर देखा था। वो सीधा उनके केबिन की जानिब बढ़ी थी। साहिर झुककर शेर को कुछ समझा रहा था और यासिर मौजूद नहीं था। साहिर, तुमने नज़र भाई को मारा पीटा है? वो उसके सर पर पहुंची थी। उसने पहले कभी उससे इतनी दरिश्ती से बात नहीं की थी। साहिर सीधा हो गया। शेर भी चौंका हुआ लगता था। जी हाँ, क्यों? किसने कहा था ऐसा करने को? यासिर ने कहा था। वॉट? लेकिन क्यों? ये तो आप उससे खुद पूछ लें। उसने आईब्रू से पीछे इशारा किया तो वो चौंकी थी। पलट कर देखा, वो दरवाजे में इस्तदा था। स्याह पैंट कोट, बालों को एक जानिब जेल से सेट किए, पहले की तरह तरोताज़ा और फिट। अगले ही पला वो दोनों जीनों पर
एक दूसरे के सामने खड़े थे। वो हाथ बांधे उससे कड़े तेवर लिए देख रही थी और वो खामोशी तासुरात लिए उसे। नजर भाई को क्यों मारा तुमने? कुछ उसूल है उनके तहत मारा है और मैंने नहीं, साहिर ने मारा है। एक ही बात है, हुक्म तुमने दिया था। वो उस पर गुड़ाई थी। क्या तुम्हें पता है वो कितना दोगला आदमी है? तुम्हारे साथ साथ बाकी एक्टर्स के साथ भी कांड करता रहा है। एक दो गरम हाथ तो डिजर्व करता ही था वो। मैं जानती हूँ कि वो कैसा आदमी। वो मेरे लिए आई प्रोजेक्ट्स दूसरे एक्टर्स को देता रहा है। वो सिर्फ उन एक्टर्स के साथ काम करना पसंद करता है जो उसे अच्छे से कमा कर दे सकें। हम में से हर इंसान अपना नफा नुकसान देखकर काम करता है। अगर उन्होंने ऐसा कर लिया तो क्या गुनाह किया? वो उसकी बात पर हैरान हुआ था। ये जानती थी? हाँ, मैं जानती हूँ कि कौन कैसा है। अगर मैं उससे नज़र फेर लेती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ। उसका मतलब सिर्फ ये है कि मैं किसी किस्म की बदमज़गी नहीं चाहती। इसी के साथ वो तेज़ी से पलट गई थी। वो पीछे खड़ा रह गया था। कुछ पल बाद साहिर कहीं आसपास खंकारा तो उसने गहरा सांस लिया। वो इतनी भी बेवकूफ़ नहीं है जितना लोग उन्हें समझते हैं, बल्कि कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो बेवकूफ़ है ही नहीं। उसने महज गहरा सांस लिया था। चीफ हनीफा बुला रहे हैं हम दोनों को, साहिर ने जीनों की जानिब दोबारा कदम बढ़ाते हुए कहा तो उसने सर हिलाया और उसके साथ ही आगे बढ़ आया। कुछ लम्हात बाद वो दोनों हनीफा के सामने इस्तेदा थे। दोनों हाथ आगे की जानिब बांधे। हनीफा ने बारी बारी उन दोनों को देखा। सलीना को कैसे पता चला कि नथर को मार पड़ी है? वो शायद उससे मिलने गई थी। क्या तुम दोनों ने मेरा नाम लिया उसके सामने? नहीं चीफ, मैंने कहा कि उसे मारने का हुक्म यासिर ने दिया था। हनीफा ने सुकून का सांस खारिज किया था, फिर सर हिलाया। गुड जॉब। और हाँ साहिर, मैंने तुमसे कहा था कि इस हमलावर का स्केच बनवाओ। क्या बना उसका? जी चीफ, कुछ दिनों से कामों में बहुत उलझा हुआ था इसलिए बनवा नहीं सका। अभी करवाता हूँ ये काम। उन्होंने सर हिलाया और फिर उन्हें पलट जाने का इशारा किया तो वो दोनों बाहर की जानिब बढ़ आए। यासिर ने लम्हे भर को ठहरकर साहिर की जानिब देखा था। क्या जूलिया के मुतालिक कोई खबर मिली है? नहीं, लेकिन शायद आज उसका मैनेजर कुछ इकदाम करे। उसने गहरा सांस लिया और फिर आगे बढ़ाया। एक पल को ठहर कर काम करते शेर की जानिब देखा। शेर, क्या तुम मुझे मुईद की फ्री आवर्स के बारे में मालूम करके बता सकते हो? लैपटॉप पर टाइप करते शेर ने सर हिलाकर हुक्म की तकमील की थी। वो अब सामने रखी फाइल्स में मौजूद तमाम एक्ट्रेस की तस्वीर को फिर से देख रहा था। पजल का कौन सा टुकड़ा कहाँ से गायब था? मुराद के ऑफिस में गहरी खामोशी छाई हुई थी। वकील के इंकशाफ पर उन सब मर्दों का सांस पल भर को खुश हो गया था। उसने उन्हें खुश आंखों से शहीर की जानिब देखा था। साथ बैठा उमर भी खासा चौंका हुआ लगता था। एक पल के लिए कोई कुछ नहीं बोला था। पराए आदमी की बेटी हमारे कारोबार में 33% शेयर्स की मालिक है और हमें पता ही नहीं था, उसने चिंगार कर कहा था। सबको गोया सांप सूंघ गया था। उनके सबसे छोटे भाई एहसन अली ने अपने शेयर सलीना के नाम कर दिए थे, लेकिन वो कुछ उसूलों के तहत मुराद और शहीर पर आश्कार नहीं किए गए थे। यकीनन वो अपने भाइयों की बदनीयती से वाकिफ थे। उन्होंने सलीना का मुस्तकबिल महफूज रखने के लिए उन शेयर्स को उसके नाम कर दिया था। वो दुनिया के किसी भी कोने में होती, कोई उनसे उन शेयर्स की मलकियत नहीं ले सकता था। मुराद का बस नहीं चलता था। ऑफिस की हर शय उलट देता। जायदाद के बंटवारे पर वकील ने यह बात खोल दी थी कि उन 33% शेयर्स पर उनमें से किसी का हक नहीं था। जब तक वो सलीना से कानूनी तौर पर उन शेयर्स के कागजात पर दस्तखत नहीं करवा रहे थे, तब तक वो उससे हक से दस्तबरदार थे। वो लड़की, क्या वो ये बात जानती है? शायद नहीं। अगर उसे हिल्म होता तो वो हमसे उन शेयर्स के हिस्से को लेने की बात ज़रूर करती। शहीर भी उतना ही शौक था जितना बाकी सब। मुराद ने सोफे के हत्थे में अपने नाखून गाड़ लिए थे। उसका चेहरा सुर्ख होकर दहक रहा था। मैं उस लड़की को यरगमाल बना कर लाऊं, अपने किसी बेटे से उसकी शादी करवाऊं। मैं अपने पैसे बाहर नहीं जाने दे सकता। मैंने उस कारोबार के लिए दिन रात मेहनत की है, वो जब्त होकर बोला था। लम्हे भर के लिए सबके चेहरे सफ़ेद हुए थे। शादी, वो भी उस लड़की से? हाँ, शादी करो उससे, शेयर्स दो और तलाक मुंह पर मारो उसके। वो हुक्म जारी करके खोलता हुआ उठ खड़ा हुआ था। उसने समझा था कि शायद वो उन दोनों माँ बेटी को अपने घराने और कारोबार से निकाल चुका था, लेकिन वो गलत था। वो तो आज भी उनके साथ उस कारोबार में बराबर के हिस्सेदार थे। उसके दिल में अपने मरहूम भाई के लिए गुबार सा उबलने लगा। शाम गहरी हो गई थी। क्लिनिक की बत्तियां रोशन थी। ऑफिस का दरवाजा खुलकर बंद होने की आवाज़ उभरी। मोहित ने पुरसुकून सा चेहरा उठाकर आने वाले को देखा। लम्हे भर को उसकी बुरी आंखों में हल्की सी हैरत भी उभरी थी। वह अब कुर्सी खींच कर उसके सामने बैठ रहा था। रिसेप्शन के सामने लगी बड़ी सी एलईडी पर एक खबर नशर की जा रही थी। उसकी तेज़ आवाज़ मोहित के ऑफिस के अंदर तक आ रही थी। कैसे आना हुआ? क्या तुम्हारा जख्म ठीक हुआ? मोहित ने पूछा था। उसकी सुरमई आंखों का तासुर अगले ही पल बढ़ गया था। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जख्मी हूँ? ठंडा सा इफ्तिसार किया था। तुम गलत बंदे के पास आए हो यासिर। मैं वो नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। उसकी बुरी आंखें इंतहाई ठंडी थीं। फिर वो कुर्सी पर पीछे बैठा। मैं ये बात प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। बाहर लगी एलईडी पर खबर नशर की जाने लगी। जूलिया एंडरसन अगवा की जा चुकी हैं। ना सिर्फ ये बल्कि ग्लैमर एजेंसी की बहुत सी एक्ट्रेस भी पिछले अरसे से गायब हैं। इस खबर को मीडिया से पसे पर्दा रखा गया क्योंकि एजेंसी अपनी साख बचाना चाहती थी। पुलिस से तफ्तीश पर मालूम हुआ कि ये केस अंडर कवर
तौर पर सॉल्व किया जा रहा है। उसकी तहकीकात को पोशीदा रखा गया था। मुईद ने आवाज़ की सिमत इशारा किया था। ये जो भी कर रहा है वो मैं नहीं हूँ यासिर आलम। वो बिल्कुल साकित पुतलियाँ लिए उसके हाथों की जंबिश को देख रहा था। उसे एकदम एक अजीब सा एहसास हुआ था। उसी पहर एजेंसी के निचले फ्लोर पर मौजूद साहिर अपने केबिन में मौजूद हिदायत देता अमलावर का स्केच बनवा रहा था। टीवी लॉन्च में बरजबान सलीना मजहर का चेहरा उस खबर को सुनकर सफ़ेद हुआ था, इतना सफ़ेद गोया उससे खून का आखिरी कतरा तक सींच लिया गया हो। वो बस अभी भी इवनिंग शूट से वापस आकर लॉन्च में बैठी ही थी। स्केच बिल्कुल आखिरी मराहिल पर था। निचले निचले फ्लोर की बत्तियां गुल थी। बस साहिर के कैबिन की एक बत्ती रोशन थी। हमला आवर को ओसीडी है यासिर आलम। गालिब गुमान यही है कि समरीन रजा का कत्ल भी उसी हमला आवर ने किया है। पुलिस और तहकीकाती टीम्स में बेचैनी वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। क्रिमिनल प्रोफाइल्स का कहना है कि कातिल साइकोपैथ है। खबर अब तक नशर की जा रही थी। उसे ओसीडी है। वो हर काम बार बार करने का आदी है। वो बार बार अपने हाथों को धोने का आदी है। उसके हाथों की जिल्द बहुत ज़्यादा धोए जाने के बायस बुरी तरह मुतासिर हुई है। वो एक ऐसा शख्स है जिसके हाथ बदसूरत हैं और मेरे हाथ। वो लम्हे भर को हल्का सा मुस्कुराया था। स्केच मुकम्मल हो गया था। साइड लम्हे भर को पीछे हुआ। एक नज़र मार्ग से पीछे से झांकती उन आंखों को बागौर देखा। आंखें सुकेर कर चंद लम्हात के लिए देखता रहा। यक लगती उसकी रीढ़ की हड्डी सनसनाई थी। मेरे हाथ कभी बदसूरत नहीं थे। मेरे हाथ हमेशा से खूबसूरत थे। वो उसी तरह आंखें छोटी किए उसे देखता रहा था। उसने बदसूरत हाथ कहीं देखे थे। उसने खुरदरे हाथ कहीं देखे थे। उसे ये हाथ याद थे, लेकिन कहाँ? साहिब बिना पलके झपके उन आंखों को देख रहा था। और तुम अब देर कर रहे हो। तुम जानते हो कि वो कौन है। वो उठकर बाहर की जानिब भागा था। साहिर के माथे पर डाला हर बल ढीला पड़ गया था। उस पर आश्कार हुआ था वो आंखें किसकी थीं। वो आंखें इतनी जानी पहचानी क्यों थीं? ये आंखें माहिर नफ्सियात जैसी जरूर थी, लेकिन वो माहिर नफ्सियात की आंखें नहीं थीं। वो उस रात जूलिया को अपने कंधे पर डाले उस जिंदान के सिया जीने अबूर कर रहा था। उसने लम्हे भर को चेहरा उठाया तो उसकी आंखें वाज़ा हुई, हल्के बुरे रंग की आंखें, गैर इंसानी सी। ये वही लड़का था जिसके बाजू पर जले दिल का अधूरा सा निशान कुंदा था। ये वही लड़का था जिसे सलीना ने एक बार जूते दिए थे। मुस्तफ़ा हसन का सबसे लाडला और छोटा बेटा शेर हसन। उसका चेहरा ठंडा था, बिल्कुल किसी माहिर नफ्सियात के चेहरे की तरह, लेकिन वो माहिर नफ्सियात का चेहरा नहीं था। केबिन के दरवाजे में इस्तदा यासिर ने ठहरकर साहिर की पोछ देखी थी। वो स्केच के सामने बिल्कुल साकित कर हुआ खड़ा था। एक पल के लिए उसने पलटकर यासिर को देखा। उसका चेहरा भी उतना ही सफ़ेद था। वो हमलावर कोई और नहीं, उनके साथ पिछले कुछ महीनों से काम करता शेर हसन था। बेताज बादशाह किसी खूबसूरत लड़कियों को अपनी बीवियां बनाने का बेहद शौक था। वो बचपन से ही बहुत अजीब सा था। गलियों में मौजूद बिल्लियों को कत्ल करके स्याह थैलियों में बंद करके फेंक दिया करता था। उसे कत्ल करना फैसिनेट किया करता था। मुस्तफ़ा हसन ने उसकी आदतों से निगाहें फेर ली थी, लेकिन जब वो जुनूनी हद तक पागल होने लगा तो उसे किसी माहिर नफ्सियात को दिखाना ही पड़ा। उसका एम्पैथी टेस्ट ज़्यादा 0% आया था। वो हमदर्दी जैसे जज्बे को कभी महसूस नहीं कर सकता था। वो हमदर्दी और इंसानियत से आरी पैदा किया गया था। वो और मुईद हसन सगे भाई थे। मुईद उसके पागलपन को देखते हुए बड़ा हुआ था। वो उस घर से भाग जाना, लेकिन उसे अपने भाई के साथ रहना था। उसे अपने भाई को ट्रीट करना था। वो इसीलिए माहिर नफ्सियात बना था। लेकिन माहिर नफ्सियात के बनने के बहुत अरसे बाद उसे अंदाज़ा हुआ था कि वो शेर हसन को कभी ट्रीट नहीं कर सकता था। वो साइकोपैथ होने के सोशियोपैथ भी था। उसे किसी भी किस्म की इंसानियत की तवक्का करना बेकार था। उसने अपने रास्ते मुस्तफ़ा और शेर से अलग कर लिए थे। बहुत अरसे तक शेर मंजर आम से गायब रहा। उसे मुस्तफ़ा ने बाहर भेज दिया था, लेकिन जब वो पलटा तो मज़ीद जानवर बन चुका था। बात अब बिल्लियों के कत्ल से निकलकर इंसानी कताल तक आ चुकी थी। उसे अपने जहन पुरसुकून रखने के लिए इंसानी खून की ज़रूरत हुआ करती थी। जुबैर एंड सस के छोटे बेटे के साथ उसने पार्टी ऑर्गेनाइज की और उसमें झांसी से सलीना को बुलाया। वो सलीना से ऑब्सेस होता जा रहा था। वो उसे बाकायदा तौर पर स्टॉक कर रहा था। वो बस किसी तरह उसे अपनी मलकियत बताना चाहता था, लेकिन वो थी कि हाथ नहीं आती थी। ना सिर्फ सलीना, बल्कि वो हर खूबसूरत एक्ट्रेस के साथ ऑब्सेस होता जा रहा था। उसे किसी भी तरह वो सब अपने लिए चाहिए था। वो बचपन में पढ़ी एक कहानी को रिक्रिएट करना चाहता था। वो खुद को वो बादशाह बनाना चाहता था जो अपनी बीवियों को बगैर किसी वजह के कत्ल कर दिया करता था। उसने सलीना का मुस्तकबिल तबाह कर दिया था ताकि वो उसके बुलाने पर उसके पास आ सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सलीना मंजर आम से गायब हो गई थी। उसने उसे मुख्तलिफ पैगामात भेजकर धमकाया, लेकिन वो शायद उसकी बात नहीं समझ रही थी। फिर उसने एक इंतहाई घिनौना लाहिनाअमल तरतीब दिया। उसने सलीना को तवज्जो लेने के लिए उसके आसपास मौजूद खूबसूरत एक्टर्स को अगवा किया और साथ ही मुस्तफ़ा की मदद से एजेंसी भी ज्वाइन कर ली। वो ज़्यादा से ज़्यादा उसके करीब रहना चाहता था। उसने चंद डोरियाँ हिलाई और फिर सलीना को एजेंसी लाने में कामयाब हो गया। उसमें मारिया ने उसकी मदद की थी। वो उसकी हकीकत से वाकिफ थी। वो सलीना को तबाह करना चाहती थी और शेर सलीना को अपने लिए चाहता था। वो उससे एक पुराने से गैरेज में मिलने आई थी। पुलिस को लगा कि शायद वो हमलावर रहीम दीन है, लेकिन वो रहीम दीन नहीं था। रहीम दीन के बाजू पर एक जले हुए कुंदा अधूरे दिल का निशान नहीं था। रहीम दीन महज एक किराए का आदमी था, एक मिसडायरेक्ट करने वाला फॉर्म मिलिटेंट।
ये निशान महज उसके हाथ पर था। उसने बहुत जगहों पर सलीना को खौफजदा करने की कोशिशें की थी। उसने उसे लिफ्ट के अंदर दरिंदगी का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब ना हो सका। उसे यासिर ने पकड़ लिया था। उसके होली और सलीना की गैर हालत के बायस वो उस पर गौर नहीं कर पाया था। वो वहां से भाग निकला। जब सलीना अस्पताल में एडमिट थी तब वो मुश्किल बिल्कुल खामोशी से उसके कमरे में दाखिल हुआ था। उसके चमकते रंग को देखकर उसे जिस्म में फिर फुर्री सी दौड़ गई थी। वो हल्का सा झुका और फिर उसके कान में कुछ गुनगुनाया, बी हैप्पी 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 एंड सीज द डे ऑफ प्लेजर। लेकिन फिर वो वहां से चला गया। वो महज उसे खौफजदा करना चाहता था और वो उसे में बहुत हद तक कामयाब भी हो गया था। फिर उसने सलीना को जीनों पर निशाना बनाया, लेकिन उस पहर मुईद हसन चला आया और उसे परे धकेला। वो उसे पहचान गया था। उस रात वो उसे वहां से निकालकर रहीमदीन को पुलिस के हवाले करने में कामयाब हो गया था, लेकिन फिर उसने घर में दाखिल होते ही उसे बहुत मारा था। उसे तंबिया भी की कि वो सलीना से दूर रहे, मगर कहीं अंदर मुईद हसन जानता था कि शेर सुधरने से निकल चुका था। इसी बदले के लिए उसने मुईद के ऑफिस में अपना हथियार रख दिया था, एक भारी भरकम हथौड़ी, जिससे उसने समरीन रजा को बेदर्दी से कत्ल किया था। वो उसे कत्ल नहीं करना चाहता था। वो खूबसूरत थी। वो उसे अपनी बीवी बनाकर अजियत का निशाना बनाना चाहता था, लेकिन फिर पुलिस ने एक तहकीकाती टीम तश्कील दी थी ताकि उसे पकड़ सके। उसके जराइम यकसानियत का शिकार होने लगे थे। उसे तहकीकाती टीम को मिसडायरेक्ट करना था और इसीलिए उसने अपने मखसूस पैटर्न की बजाय दूसरे अंदाज से समरीन रजा को कत्ल कर दिया था। उसने पुलिस को कंफ्यूज करना था और वो उसने कर दिया था, लेकिन डिप्रेशन हर पल गहरा होता जा रहा था। वो बचपन से ही डिप्रेशन का मरीज था। मुईद हसन ये बात जानता था कि इसलिए उसने यासिर और सलीना को कत्ल बताया था कि कत्लगाह पर सुरमई और गहरा नीला रंग मौजूद होगा। उसने गुस्से से अपनी उंगलियां चबा ली थी। उसका दुश्मन कोई और नहीं, उसका अपना भाई ही था। वो उसे अपने बाप की वजह से सीधा पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था, इसीलिए उसने यासिर को मुख्तलिफ तरीकों से बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो बेवकूफ़ों की तरह मुईद पर ही शक करने लगा था। उस रात वो बहुत हंसा क्योंकि वो बहुत खुश था। यासिर मुईद पर शक कर रहा था। वो उसका ऑफिस खंगालने के लिए सर्च वारंट निकलवा रहा था। यासिर और सलीना के जाते ही मुईद हसन ने दरवाज़ा खोला तो हथौड़ी निगाहों के सामने आई। उसने अगली पल हथियार उठाया और उसे लिए उसके घर चला आया। उससे बुलंद आवाज़ में तंबिया की कि आइंदा इस तरह के हर काम से बाज रहे, लेकिन वो उस रात वाकई बहुत खुश था। उसे किसी तंबिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसका प्लान कामयाब जा रहा था, लेकिन तहकीकाती टीम अब उनकी एजेंसी तक पहुंच गई थी। अरमान यासिर से केस को डिस्कस कर रहा था। वो दरवाजे के बाहर ही ठहर गया था। जब अरमान बाहर निकला तो वो अंदर दाखिल होते हुए उससे जानबूझकर टकराया। अरमान मुस्कुराए। वो समझा था कि शायद वो यासिर को तंग करने अंदर दाखिल हो रहा था, लेकिन दर हकीकत वो उनकी गुफ्तगू सुनने के लिए खड़ा रहा था। जब सलीना पहली दफ़ा निचले फ्लोर पर आई तो वो जूलिया से हुई उसकी लड़ाई के बाद उसे जूता पहना रहा था। वो पहली दफ़ा उसे मुस्कुराकर देख रही थी। वो अब निचले फ्लोर पर अल्लमा नजर आने लगी थी, लेकिन कुछ था जो उसे बुरी तरह चुभ रहा था। सलीना का यासिर की जानिब झुकाव। वो टीवी स्क्रीन को बेहद सपाट आंखों से तक रहा था। यासिर सलीना के साथ अप्रैम वॉक कर रहा था। वो यासिर में दिलचस्पी लेने लगी थी। उसके अंदर खून खौलने लगा था। उस रात उसने अपने घर की तमाम चीज़ें गुस्से से पागल होते हुए उलट दी थी। उसने अपने बाल नोच लिए थे। उसके अंदर यासिर के लिए लावा सा पकने लगा था। उसने मारिया हसन से राब्ता किया। उसने यासिर और सलीना दोनों को जुदा कर दिया। उन दिनों वो फिर से बहुत खुश रहने लगा था। सलीना यासिर की कुछ चीज़ें वापस करने एजेंसी चली आई थी और उसने उससे अच्छा मौका नहीं देखा था यासिर को नुकसान पहुंचाने का। वो वाकया उस अंदाज से हुआ था कि देखने वाली आंखों को लगता था उसने सलीना को नुकसान पहुंचाने के लिए उन तारीख गलियों में बुलाया था, लेकिन दर हकीकत वो यासिर को निशाने पर रखने वाला था। उसने सलीना को महज खौफजदा किया और यासिर को बुरी तरह जख्मी किया। यासिर मुईद पर शक करता था, लेकिन मुईद का कद छोटा नहीं था। उसका कद उससे 3 इंच दराज था। उसने खुद को मुकम्मल तौर पर मुईद साबित करने की कोशिश की थी। उसने 3 इंच बुलंद जूते पहन रखे थे, इम्पोर्टेड और इंतहाई महंगे जूते। लेकिन इस दफ़ा वो यासिर की बात सुनकर चौंका था, बल्कि वो पहली दफ़ा उस सारे अरसे में बौखलाया था। यासिर बेवकूफ़ नहीं था। वो जानता था कि बंदा एजेंसी का ही था। उसने उसे परे धकेला और तारीख गलियों में गायब हो गया। चेहरे से मास्क उतारा। ठंडा यख चेहरा सामने आया। यासिर की मार की वजह से उसके सर पर चोट लगी थी, लेकिन उसे जल्द उसे ट्रीट करके यासिर के पास पहुंचना था। वो उनके लिए एक मासूम गार्ड था। उससे मासूम गार्ड ही रहना था, लेकिन उससे गलतियां सरजद हुई। केस की फाइल एजेंसी में मौजूद थी, उनके केबिन में, लेकिन वो इन तीनों की मौजूदगी में उन फाइल्स को हाथ नहीं लगा सकता था। वो उनकी गैर मौजूदगी में एजेंसी चला आया, लेकिन फिर उसे साहिर ने पकड़ लिया। वो उससे बचकर भाग निकला था। जब हनीफा ने सलीना के बाप होने का इंकशाफ किया तो वो सुन रह गया था। वो वाकईतन हैरान हुआ था। उसके बाद ही मुस्तफ़ा हसन ने उसका साथ मुकम्मल तौर पर देने के लिए हामी भर ली थी। उस रात मुस्तफ़ा हसन आगे बढ़ आया था। एक नज़र अपने बेटे को देखा, फिर दूसरी निगाह आसपास मौजूद जिंदान पर डाली। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम सलीना को भी कैद कर सकते हो? उसने लम्हे भर के लिए पूछा था। शेर हल्का सा मुस्कुराया। बिल्कुल, लेकिन उसके पास सिक्योरिटी बहुत सख्त होगी। शेर ने सरनफी में हिलाया था।
उस दफ़ा वो खुद मेरे पास आएगी डैड। यासिर अब तक दरवाजे में इस्तेदा था। फिर वो बाहर की जानिब भागा था। साहिर भी उसके पीछे ही था। सलीना मैडम से कहेंगे किसी फ़ोन कॉल का जवाब नहीं दें, उनसे कहेंगे घर से बाहर ना निकलें। साहिर फ़ोन पर हनीफा को तेजी से हिदायत दे रहा था। दूसरी जानिब हनीफा ने मुतहूश आंखों से खाली कारपोच को देखा था। वो वहाँ नहीं थी, वो जा चुकी थी। वो उठ खड़े हुए थे। हर जानिब शदीद बेचैनी सी फैल गई थी। न्यूज़ चैनल्स पर एंकर्स तहलका खैज इंकशाफ पर चीख रहे थे। उनके हाथ मुस्तफ़ा हसन के छोटे बेटे की होशरुबा मेडिकल रिपोर्ट्स लग गई थी। अपने टीवी लॉन्च में बड़जबान मारिया लम्हे भर को पीछे हुई थी। उसकी आंखों में सत मेहर सी काट थी। फिर वो उठ खड़ी हुई, साथ रखे सफरी बैग का हैंडल पकड़ा और उसे अपने जानिब घुमाया। एक हाथ से अजान को थामा। मुलाजिम उसका बाकी सामान लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार लग रहे थे। अगले ही पल कमरे से शुएब बिस्तामी निकला था। तुमने ये सब तुमने किया है? उनकी आवाज़ में काट थी। चुपती हुई काट टीवी की जानिब इशारा करके जब से पूछा तो मारिया लम्हे भर को मुस्कुराई। मैं उन्हें तबाह करना चाहती थी डैड, और मैंने उन्हें तबाह कर चुकी हूँ। आप उनसे अपना कारोबारी ताल्लुक ख़त्म नहीं करना चाहते थे ना, ले मैंने आपका काम आपके लिए आसान कर दिया। अब वो मुस्तफ़ा हसन आपके साथ क्या करेगा ये सोचना आपका काम है, मेरा नहीं। उसने मुलाजिम को आईब्रू से इशारा किया और बाहर की जानिब बढ़ गई। उसकी फ्लाइट का वक्त हुआ चाहता था। वाजिद के ऑफिस के बाहर रिपोर्टर्स का जमगफीर था। हर जानिब से माइक्स उमड़ उमड़ कर उसके चेहरे पर आ रहे थे। वो बजते फ़ोन पर झपटा था, फिर अपने बाप पर दूसरी जानिब चिखा। उसे शेर और मुहित कभी पसंद नहीं थे और आज उसी शेर ने उन सबको डिबो दिया था। मुस्तफ़ा हसन अपने सेक्रेटरी के साथ बाहर की जानिब बढ़ रहा था। उसे जल्द अज जल्द शेर के पास उस जिंदान तक पहुंचना था। उससे कबल के वहां कोई और पहुंच जाता। सलीना कहाँ गई है? उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा। यासिर बेचैनी से उसका नंबर डायल कर रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स ही उसका नंबर मिला रहा था, लेकिन जवाब नदारद। वो अरमान के घर में मौजूद थे। लॉन्च के एन दरमियान में हनीफा का रंग सफ़ेद था और सलमान का चेहरा अजीब तरह से खामोश था। अरमान अपने तहकीकाती टीम से मुस्तकिल राब्ते में था। उन्हें जूं ही शेर के मुतालिक कोई इत्तला मिलती वो उसे गिरफ्तार करने के लिए निकलने वाले थे। हर जानिब अजीब सी घुटन थी, कसाफत थी। यूं लगता था गोया सांस ठीक से नहीं आएगा। दूसरे जानिब मौजूद शेर उस जंदान में मौजूद हर एक्ट्रेस को देख रहा था। उसने उन्हें इतना टॉर्चर किया था कि अब वो सब सहमी सहमी सी जिंदान की सलाखों से लगकर बैठी हुई थी। वो हर गुजरते लम्हे में घड़ी देख रहा था। फिर मुस्कुराकर जूलिया को देखा जो सुलाखों से लगी उसे खूंखार निगाहों से देख रही थी। अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, तुम सबकी साथी को। अब किसे जुल्म का निशाना बनाने वाले हो तुम? जूलिया की फटी फटी सी आवाज़ उभरी थी। शेर गर्दन पीछे फेंक कर हंसा, वही जिसे तुम सब एक्ट्रेस बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो चंद पल उसे नासमझी से देखती रही और फिर बुरी तरह चौंकी। सलीना? शेर अब तक हंस रहा था। दरमियान में मौजूद कदीम से टेबल पर उसका पिस्तौल, तेज बल वाला चाकू और हथौड़ा रखा था। हाँ, वही इंतहा बेवकूफ़ लड़की लेकिन खूबसूरत औरत, मेरी आखिरी और हसीन बीवी। वो यहाँ कभी नहीं आएगी। वो पंखारी थी। शेर गर्दन पीछे फेंक कर हंसता जा रहा था। वो आएगी, वो तुम लोगों को बचाने ज़रूर आएगी। मैंने उसे तुम्हारी इंतहाई घटिया तस्वीर भेजी है। वो तुम्हें बचाने किसी भी हाल में आएगी। वो तुम एक्ट्रेस जैसी खुदगर्ज नहीं है। उसे आज उसकी इंसानियत ख़त्म करवा देगी, या मुझे कहना चाहिए कि उसकी बेवकूफ़ी। उसी पहर किसी ने तारीक कदीम महल का दाखिली दरवाज़ा अबूर किया था। स्याह सल के लिबास में मलबूस बालों को जूड़ों में कैद किए। उसके जूड़े में हथेली जितनी लंबी पतली सी चांदी की जूड़ा स्टिक लगी हुई थी। उसे एक पतली सी चमकती स्टिक ने उसके सारे बालों को समेटकर गिरने से रोका हुआ था। वो अब हिर्स के साथ आगे बढ़ रही थी। कदम महल के जर्द कुमकुमों में उसका साया जमीन से होता हुआ दीवारों पर पड़ रहा था। उसकी बेवकूफ़ी ने उसे जिंदगी में ऐसी जगह ला खड़ा किया जहां से वो चाहे भी तो नहीं निकल सकती। खूबसूरत औरतें बेवकूफ़ होती हैं, कुछ शक नहीं उसके अहमक होने में। वो अब तक बोल रहा था। पीछे अरमान के लॉन्ज में सब मौजूद थे। उसी लम्हे सलमान ने चेहरा उठाकर गहरा सांस लिया। मुझे पता है वो कहाँ गई है, आहिस्ता से कहा तो सबने गर्दनें तेजी से घुमाकर उनके जानिब देखा। यासिर ने उन्हें देखा और फिर देखता रहा। उसके माथे पर डाला हर बल ढीला पड़ता गया था। क्या मतलब बाबा, कहाँ गई है वो? अरमान तेजी से आगे हुआ था। सलमान ने एक निगाह यासिर और हनीफा के सफ़ेद चेहरों पर डाली थी। उसने अपनी लोकेशन एक लम्हे पहले ही भेजी है मुझे। उन्होंने मोबाइल में मौजूद पैगाम यासिर के सामने किया था। उसने हाथ नहीं बढ़ाया। वो बस खामोश चुपटी आंखों से सलमान को तक रहा था। स्याह लिबास में मौजूद लड़की आगे बढ़ आई थी। वो अब जिंदान को जाते जीने अबूर कर रही थी। उसकी हिलकी टिक टिक बहुत कुछ लम्हे भर को साकित हुई थी। एक्ट्रेस सलाखों तक उठ आई थी। शेर की चलती जुबान ठहर गई थी। सबने चेहरा घुमाकर यकबारगी आने वाले को देखा था। बादशाह की कहानी मुकम्मल नहीं हुई थी। बादशाह की कहानी में एक बहुत अहम पजल था जो शेर ने हल नहीं किया था। वो कहानी का एक हिस्सा था जिसे वो नज़रअंदाज कर गया था। वो रेलिंग तक बढ़ आई थी। अब वो कदीम बेलों से ढकी उस रेलिंग पर हाथ फेरती नीचे उतर रही थी। उसकी आंखें शहद रंग थी, बिल्कुल बालों के रंग जैसी। मशहूर था कि वो अहमक तरीन अदाकारा थी, लेकिन यही तो वो हिस्सा था जो शेर
से मिस हो गया था। यही तो वो पॉइंट था जो लोग उसके बारे में गलत अंदाज से समझते थे। हनीफा के लॉन्च में इब्तिदा यासी बर्फ होता जा रहा था। एक लम्हा लगा था उसे समझने में कि वो कहाँ चुका था। क्या तुम जानते हो शेर की कहानी बादशाह की शादियों पर ख़त्म नहीं होती, ना कहानी उसके कत्ल पर ख़त्म होती है। वो सुकून से कहती आगे बढ़ रही थी। शेर उसे ना समझी से देखता बिल्कुल आहिस्ता से उठा था। वो जानती थी, वो हमेशा से जानती थी कि शेर ही वो बेताज बादशाह था। सलमान ने तो कहा था। हनीफा बेदुम से सोफे पर गिरे।